नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का इस लाइव सेशन में बहुत स्वागत है। मेरे साथ शिवम चौधरी जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। हेलो शिवम, जी। आज तो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। अ, संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है, रियली मुझे बड़ा फ़ील हो रहा है। देश की प्रथम नागरिक को पुअर लेडी कहना, रियली जी। बहुत ही बुरा मनोज लग रहा है, बहुत ही जी। बुरा लग रहा है। और देखो, मम्मी जी, इनके बेटा जी भी पीछे नहीं है कमेंट करने में। राष्ट्रपति महोदय के भाषण को बोरिंग कह रहे हैं। शिवम, इन्हें क्या हो गया है? ये कौन-सी राजनीति का लेवल है? जी। मनोज जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री आज से संसद सत्र शुरू हो गया है, बजट सेशन शुरू हुआ है। पहला दिन राष्ट्रपति महोदया जो है उनका अभिभाषण का रहा है। कल बजट पेश होगा। तो आज मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है? सरकार की योजनाएं, सरकार क्या चाहती है, सरकार का जो पूरा का लेखा जोखा है, सरकार की जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, जो भी कुछ आगे भविष्य में होने वाला है अगले 1 साल के अंदर, वो राष्ट्रपति बोलती है जाके संसद में। और ये कस्टमरी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी सरकार में हो रहा है, 2014 से हो रहा है, ये जब से संविधान लागू हुआ है तब से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, नेहरू के टाइम हुआ होगा तभी भी राष्ट्रपति बोलते थे, तो नेहरू की सरकार की बात होती थी। इंदिरा होंगी तब भी यही होता था, राजीव हो तब भी यही होता था, 2004 से 2014 भी यही होता था। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस है, खासकर जो गांधी परिवार है, जो राज परिवार है, उसे ये लगता है कि क्योंकि भैया हमारी मोनोपोली होती थी और एक चाय वाला आ गया और अब तो गाय वाला भी लाइन में खड़ा है, हमारी मोनोपोली को किस तरीके से ये आकर एक तरीके से इन्होंने अपनी मोनोपोली बना लिया और हम हर प्रयास के बाद भी इन्हें काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें दुख होगा। और राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया। देखिए, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि राष्ट्रपति के साथ हो, शायद इसलिए थोड़ा उन्हें समय लग रहा हो, जो भी है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने बहुत बेहतर तरीके से सारी बात, अपना जो भी उन्हें वक्तव्य रखना था, जो भी उनका अभिभाषण था, उसे रखा। अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि उसके ऊपर चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए थी। उसमें पक्ष विपक्ष हर कोई बोलता है अभिभाषण के ऊपर, तो ये जो काम होना चाहिए था ये संसद के अंदर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एंटाइटल्ड फैमिली है, एक सो कॉल्ड फैमिली है जो अपने आप को सबसे ऊपर मानती है, सबसे बड़ी मानती है, उसे लगा नहीं, हम तो जहां खड़े होंगे, वो अमिताभ बच्चन की लाइन थी, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहां से शुरू हो जाती है, तो इन्हें लगा हम जहां खड़े होंगे संसद सत्र वही लग जाएगा, वही सब अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो वही किया गया। माँ बेटा बेटी हर कोई संसद से बाहर निकले। हमने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी गाड़ी में बैठ रही है, वो जा रही है, लेकिन शिवम राहुल जी, एक तरीके से मैं वो क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। थैंक यू। रास्ता दो मुझे प्लीज। मैम राष्ट्रपति के छोड़ दो उधर। That looks like mine. No, I don't think you have. What do you think of the speech, man? This is usual false promises. बोरिंग। नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. रिपीटिंग द सेम थिंग No, अगेन एंड she अगेन। could hardly speak for him. शिवम जी, राष्ट्रपति महोदय को भी सुन लेते हैं क्योंकि ये कह रहे थे कि बड़ा स्लो, पुरानी बातें, तो थोड़ा-सा ज़रा उनको भी सुन लेते हैं। देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। जी। जी। तो जी, हमने शिवम। देखा किस तरीके से सोनिया गांधी गाड़ी में जाके बैठने वाली थी। राहुल ने देखा कि भैया कैमरा है चारों तरफ, तो कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा निकलना चाहिए कि भैया हमारी तो बात ही नहीं हुई।
भैया मोदी ने आके बोल दिया, सबसे पहले राष्ट्रपति जी ने बोल दिया, हम हमारे से तो बस कैमरा लिए, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए। मतलब उन्हें तो ऐसा लगा जैसे शादी में फूफा को जब कोई वो नहीं मिलती ना, तवज्जो, वो नाराज हो जाता, तो उन्होंने कहा यार हमें तो मिला ही नहीं कैमरा। उसने जानबूझ के बोल दिया अपनी मदर को रोक के, रुको। कैसा लगा? तो पहले उन्होंने कहा कि फॉल्स प्रॉमिस। तो फॉल्स प्रॉमिस किस सरकार ने किया, उसका क्या नतीजा जनता उन्हें दे रही है हर राज्यवार, केंद्र सरकार, केंद्र में जब चुनाव होते किस तरीके से, वो सबने देखा है। और अब तो इन लोगों की एक तरीके से कह सकते हैं मानसिकता ऐसी हो गई है। वो मुझे याद है एक शो में कन्हैया कुमार बैठा था, कहने लगा कि चुनाव हार रहे तो क्या और हारेंगे, हारने से क्या होता है, चुनाव हारने से थोड़ी कुछ होता है, हम तो चुनाव हारने के लिए तैयार बैठे। तो उस मानसिकता में बैठे हैं। तो फॉल्स प्रॉमिस कहा सोनिया गांधी ने। उसके बाद राहुल गांधी कहने लगा बोरिंग, तो उसने कहा यार ये कहीं शब्द गलत ना हो जाए, कहने लगा नो कमेंट्स। तो फिर जाके आपकी सोनिया गांधी कहती हैं द पुअर लेडी सीम्स टू बी टायर्ड। मेरा सवाल उनसे है, सोनिया जी से, आपकी शादी को कम से कम 50 साल हो गए, 50 साल से ज्यादा ही हो गए, बेटा ही 55-60 साल का, मतलब 60-65 साल आपकी शादी को हो गए हैं। आप भारत में रह रही हैं, आप भारत की कोई एक भाषा नहीं सीख पाए, उसका सही उच्चारण नहीं सीख पाए, आप क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया, और आप हमेशा थके थके महसूस होते हैं। जब अब सोनिया गांधी क्यों संसद में नहीं बोलती, सवाल यह है। आप तो नेता, मतलब सबसे बड़ी नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी की। आप कितनी बार आपने भाषण दिया, और जब भी भाषण दिया जाता है कि किस तरीके से, मैं सही है गलत में नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि आपने उतने समय में भारत की भाषाओं का एक तरीके से आपने स्मरण नहीं किया, उसे सीखा नहीं। तो सोनिया गांधी टायर्ड लगती हैं, सोनिया गांधी पुअर लेडी लगती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, या राष्ट्रपति महोदया लगती है? वो महिला लगती है जो अपने बलबूते, अपने दम पर एक स्कूल टीचर से उठकर और उस पद तक पहुंची है? या वो लेडी लगती है जो एक परिवार में, क्योंकि उसकी शादी हो गई और उसे वो एलिट प्रिविलेज मिल गया और वो वहां तक पहुंच गई? फर्क है दोनों में। जनता जानती है कि संघर्ष किसने किया और अपनी राइटफुल पोजीशन किसने हासिल की। और सोनिया गांधी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बोल रही हैं, सोनिया गांधी उन पूर्व राष्ट्रपति के लिए नहीं बोलेंगी, महिला राष्ट्रपति रही हैं, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जनता क्या क्या कहती है। राजस्थान के थे, कहा के थे एक नेताजी ने तो ये भी कह दिया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की रसोई में पराठे बनाती थी इसलिए वो राष्ट्रपति बना दिया गया था, कांग्रेस ही था कोई। तो पुअर लेडी कौन हुआ? पूरा सम्मान है उनके लिए भी, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस इकोसिस्टम काम करता था। हमने तो नेहरू जी के ड्राइवर को राज्यसभा जाते हुए देखा है, हमने तो प्लेन हाईजेक करने वालों को इंदिरा गांधी के द्वारा एमएलए का टिकट देते देखा है। तो किस तरीके से इकोसिस्टम काम करता था, क्योंकि कोई ड्राइवर नहीं है, कोई वो नहीं है इनके परिवार से, लेकिन अपने संघर्ष से कोई उठ के आया तो वो पुअर लेडी हो जाती। और टायर्ड कौन लग रहा था? टायर्ड लग रहे थे राहुल गांधी, तभी तो कह रहे थे बोरिंग। राहुल गांधी को इतना एंटरटेनमेंट चाहिए। हमें याद है 26/11 का आतंकवादी हमला चल रहा था, राहुल गांधी इतने बोर हो गए थे कि पार्टी करने चले गए थे। तो संसद के अंदर काम की बात चल रही हो, देश की बात चल रही हो, करोड़ों लोगों की बात चल रही हो, दलित पिछड़ों की बात चल रही हो, मतलब जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है वहां से आती है माननीय राष्ट्रपति, और वो वहां जाकर अभिभाषण दे रही है। तो राहुल गांधी के लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए। वो भैया वो जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उस समाज को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वहां पे, तो उस समाज की महिला को सुनना चाहिए उन्हें वहां। और इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि कल से जब बजट सेशन शुरू होगा तो अपने तर्क दें, भैया बजट में ये कमी है, ये ऐड होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जब उसके ऊपर वोटिंग हो तो इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, आप अपना होमवर्क कर सकें। आपको थोड़ी तपस्या अपने घर के अलावा संसद में भी करनी पड़ेगी। रियली। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पुअर टेस्ट में पुअर लेडी कहा गया सोनिया गांधी के द्वारा, बहुत खराब है। वो दिखाता है उनकी उस एलीट मानसिकता को कि हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वो संसद के बाहर बोला है सोनिया गांधी ने। अगर राष्ट्रपति के लिए आप किसी गलत तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर केस भी हो सकता है। वो संसद में नहीं थी, संसद के बाहर थी, संसद की बिल्डिंग में थी, लेकिन परिसर में थी, परिसर में थी, लेकिन उसके अंदर नहीं थी, तो केस बन सकता है। जी। और शिवम, जिस तरीके से
इन्होंने ये कमेंट किया है, मैंने जब से मतलब ये कमेंट इनका सुना, मुझे लग रहा है इन्होंने पूरी नारी जाति का अपमान किया है, एक नारी होकर के। पुअर लेडी मतलब महामहिम के लिए ये अब शब्द। अब देखिए मनविंदर जी ना कि पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ेगा कि नहीं वो भाषा का अंतर है जी। वो खड़गे जी ने कह दिया नहीं वो दक्षिण के हैं, उत्तर का नहीं बोल पाते। ठीक है, वो पहले वो बंगाल से आते थे, कौन थे वो अधीर रंजन चौधरी, वो संसद में कुछ भी बोल देते थे। नहीं साहब वो भाषा का हुँ, गड़बड़ है, वो बंगाली हैं, उन्हें समझ नहीं आया। सोनिया गांधी तो उत्तर भारत में रह रही है, उत्तर भारत की राजनीति करी है बहुत बड़े स्तर पर। सोनिया गांधी को मत कहिएगा, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोनिया गांधी को मत कहिएगा भाषा का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भाषा सिखाने के लिए अमिताभ बच्चन की फैमिली को बुलाया गया था कि भैया हिंदी सिखाओ, इतने बड़े नहीं कवि सीख पाई। परिवार और इतने बड़े लोगों से। तो अगर सोनिया जी, गांधी जी। तब भी हिंदी नहीं सीख पाई, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाई, सही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं कर पाई, तो सवाल उनसे बनता है। नहीं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं है, यहाँ बात उनकी इंटेंशन की है, पुअर लेडी मतलब उन्हें वो बेचारी नहीं बना मैं रही कह है। रहा हूं ये कवरिंग फायर दी जाएगी, मैं उस बात पे कह रहा हूं ये कवरिंग फायर दी हुँ, जाएगी कि इसलिए ये बोला बोला हाँ, वो जो बोला बोला वो इसीलिए क्योंकि वो बोलना था। हाँ। जी और राहुल बोल रहे हैं कि बोरिंग मतलब राष्ट्रपति महोदय का भाषण इन्होंने इन्होंने सुना नहीं क्या ध्यान से? इन्हें समझ नहीं आया क्या? क्या-क्या बोला गया? क्या इन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि आने वाले दिनों का जो देश का रोडमैप है इन्हें वो क्या है? इन्हें भारत बोरिंग लगता है, वियतनाम एंटरटेनिंग लगता है, थाईलैंड एंटरटेनिंग लगता है, यूके एंटरटेनिंग लगता है, रात की लेट नाइट पार्टियां एंटरटेनिंग लगती हैं, नेपाल के क्लब एंटरटेनिंग लगते हैं, लेकिन संसद और संसद का सत्र इन्हें बोरिंग लगता है। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन की हालत है ये। आम सांसद नहीं रहे अब ये, सबसे बड़ी पार्टी मतलब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता और भारत के दूसरे सबसे बड़े नेता, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री फिर लीडर पोजीशन आता है, चौथे नंबर के हो गए। और ये व्यक्ति को संसद और संसद सत्र बोरिंग लगता है, और तब है जब पिछले 20 साल से 21 साल से संसदीय राजनीति में है। पहले तो घर की दुकान थी, अब क्या है गल्ले पे से उठ गए, अब उस गल्ले पे जाके बैठ गया दूसरा आदमी। अब दुख हो रहा है, दिक्कत ये है, ये दुख है, एक चीज़ बोरिंग नहीं। एक चीज़ एक चीज़ और देखने को मिली। प्रियंका ने भी कमेंट किया, लेकिन उसने तब किया जब वो इनके साथ नहीं थी। जब इनके साथ थी तब उसका मुँह बंद था। इससे क्या संदेश मिलता है? संदेश तो साफ है, भैया और दीदी बहुत गुड बुक्स में नहीं है, साल भर से कह रहा हूं। भारत में सबसे पहले बोलने वाले लोगों में से हूं कि भैया और दीदी के बीच में खटपट चल रही है, चुनाव से 6 महीने पहले से बोलने लगा था। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते थे, अब सड़कों पे आ रहा है। जो बर्तन घर में बजते थे ना, अब सड़कों पे बज रहे हैं इनके पार्टी के परिवार के। बहुत अब आप देखेगा सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी की पार्टी है उस पर प्रियंका अपना हक जमाएगी। अपने नेताओं को आगे किया जा रहा है, केसी वेणुगोपाल की जगह नाम चल रहा है सचिन पायलट का, संगठन मंत्री का। वहां डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया की मुद्दा स्कैम में ऐसी तैसी कर दी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ है। हरियाणा में अलग गुटबाजी है। हिमाचल में चले जाओगे, वहां किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, सब जगह चले जाओ। अब प्रियंका को किस तरीके से महासचिव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाता है, फिर उसे हटा दिया जाता है, फिर उसकी जगह किसी और को कमान दे दी जाती है यूपी की। और ऐसे चुनाव में पहले भी कमान ऐसे चुनाव में दी थी जो शॉर्ट हार थी। तो हर जगह भैया और दीदी अपनी गेम सेट करने में लगे और दूसरे की गोटी पीटने में लगे। ये ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। मनविंदर जी एक बात बताएं, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या जमीन कहां कितनी खरीदी, किसी एक आम आदमी की क्या प्रॉपर्टी है, क्या इतनी आसानी से लोगों को एक्सेस हो सकता है क्या कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? लेकिन हरियाणा में चाय की दुकानों पे रजिस्ट्री के कागजात घूम रहे थे। जी, जी। किसने लीक कराए होंगे? जनता समझदार है जानने के लिए। तो भैया और दीदी की लड़ाई आज की नहीं है, भैया और दीदी की लड़ाई पहले दिन से है, क्योंकि कुर्सी एक है, कंटेंडर दो है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता 2 पाई एक ले जाए, 2 पाई एक ले जाए, 4 पाई रहेंगे एक ही जगह, उस पर बैठ ही सकता है।
जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात करेंगे, लेकिन उधर से सांसद जो है पप्पू यादव, उन्होंने भी एक बड़ी बुरी-सी टिप्पणी की है। मतलब कहना नहीं मैं चाहती, लेकिन दर्शकों को बताना तो पड़ेगा। राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की तरह हैं, बस वो लव लेटर पढ़ रही हैं। मतलब ये पराकाष्ठा है बदतमीज़ी की। देखिए, मैंने एक राष्ट्रपति महोदय के लिए बता दिया, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं उनके स्तर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन राष्ट्रपति भूतकाल में किस तरीके से काम करते आए हैं, हमने सबने देखा है। और रबर स्टैम्प की बात ये कर रहे हैं, लव लेटर की ये बात कर रहे हैं, और पप्पू यादव ने क्या कहा? बेरोजगारी पे बात नहीं हुई, इस पे बात नहीं हुई, आर्थिक विकास पे बात नहीं हुई। वो पप्पू यादव जो अपने आप में कुख्यात है, विख्यात है अपराध के लिए, मर्डर के जी। केस चल रहे हैं, डॉक्टरों से पैसे की वसूली के इल्जाम लगते हैं, वो पप्पू यादव नहीं, आर्थिक विकास, रोजगार और इनकी बात कर रहा है। शब्दों का चयन देखिए ना, कहने की लव लेटर पढ़ रही हैं। मैं फिर से यही कह रहा हूं, इन लोगों को लगता है कि भैया ये हमारे जब घर में पंचायत लग जाती है ना, 4 आदमी आते हैं, साफ करके बैठ जाते हैं, आप किसी छोटे भैया नेता के यहाँ जाएंगे, वो 5, 7, 10 लोग उसके आसपास बैठे होंगे, इन्हें लगता है संसद वही है, और माइक पे कुछ बड़ा बोल दूंगा, मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। आप ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है कि आपकी बाइट चल जाए, आप पे बहस हो जाए 2-4 बार, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी बाइट की सेंसेशन ऊपर जाएगी, क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी। हो सकता है बहुत लोग बेहतर मानते होंगे, भाई पप्पू यादव बड़ा आदमी है, जमींदार परिवार से आता है, सांसद है इतनी बार का, लेकिन जब पप्पू यादव मुंह खोलता है तो अच्छा, ये है इतनी बार का सांसद। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सभ्य तरीके से शब्दों का चयन करके, आपको नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप एक टीम रख लीजिए। बहुत सांसद रखते हैं, वो पूरी रिसर्च करके उन्हें दी जाती है। यंग इंडिया फेलोशिप वगैरह ये सब चलती है, वो पूरे का पूरा रिसर्च करके सांसद को देते हैं, वो संसद में जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सांसद बहुत वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, क्योंकि पीछे पूरी रिसर्च टीम होती है, इंटर्न्स होते हैं। अब ये करे तो वो जो पढ़ा लिखा हो, जिसे जरूर हो थोड़ा बहुत। अब जिसने गुंडाई की ही राजनीति की हो भैया, उसके लिए तो क्या कह सके, उसे तो संसद में आके भी अपना वही गुंडाई वाला व्यवहार दिखाना है, बस ये है। वो तो पप्पू यादव को थोड़ा चलता नहीं मिला, संसद में भी कोई अपना जलवायु जुम्बिश दिखाने का प्रयास करे। जी। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ को आज अंडरलाइन किया है, एंड आप हम भी समझते हैं कि इस बार सेशन शुरू होने से पहले कोई बम नहीं फोड़ा गया, कोई विदेशी चिंगारी नहीं पहुंची। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि 2014 से लेकर अब तक शायद ही कोई संसद सत्र ऐसा हो जिसमें 2 दिन पहले कुछ ऐसा ब्लास्ट ना किया गया हो। जी। पहले आपको याद होगा मणिपुर की मैं बता देता हूँ, मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ, जी, पूरी लिस्ट लाया हूँ। जी, बता दीजिए। जी। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से शुरू होने से पहले अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया और एक चीज की तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा आप मीडिया वालों को तो ज्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरीके से हर सेशन शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ हो जाता है। उन्होंने 2014 से बात की। बात करें 2021 से, जनवरी 2021 में सत्र शुरू होने से पहले किसानों के ऊपर रिपोर्ट आ गई कि किस तरीके से किसानों की स्थिति बहुत खराब है भारत के अंदर। जुलाई 2021 से पहले पेगासस वाला मुद्दा आ गया कि भाई लोगों का स्नूपिंग हो रही है। उसके बाद जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है गुजरात दंगों के ऊपर। मई 2024 से पहले कोरोना वैक्सीन पे न्यूज आ जाती है। फिर अगस्त 2024 से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सेबी चीफ पे आ जाती है। उसके बाद नवंबर 2024 से पहले अडानी के ऊपर केस हो जाता है, और मणिपुर तो लगभग हर ऑल्टरनेट सेशन के बाद आपने देखा ही है कि मणिपुर की घटना घटित हो जाती है। तो किस तरीके से ये रहता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। कारण एक तो हिंडनबर्ग ही बंद हो गई, जो 3-4 बार से जो साबुन घिस रहे थे वो साबुन ही खराब हो गया, जी, तो जी। वो साबुन गया पानी में। और उसके बाद जिस दुकान से ये सारा सामान बेचा जा रहा था, उस दुकान पे दूसरा आदमी आके बैठ गया, डोनाल्ड ट्रंप, उसने ताला मार दिया। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार सरकार 62 बिल ला रही है, जिसमें से 16 महत्वपूर्ण बिल है, प्रायोरिटी लिस्ट में डाले हैं 16 बिल, और बड़े बिल हैं। और आप ध्यान रखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला तो उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण बोली कि इस बार पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर, धर्म पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर महिलाओं के उत्थान के लिए हम काम करेंगे। क्या ये यूसीसी की तरफ का इशारा है क्या? सवाल ये मैं है, यही क्योंकि मैं यही क्योंकि सवाल ये करने बजट वाली थी सेशन कि क्योंकि ये बजट सेशन 2 जी, पार्ट में चलेगा।
पहला 13 जी, जी। फरवरी तक, शायद हो सकता है इसमें ना आए, लेकिन अगला चलेगा 10 मार्च से 8 अप्रैल तक। जी। पिछली बार हमने भी देखा 370 किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या सेकंड पार्ट में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी यूसीसी आ चुका है। उत्तराखंड और उसके टेम्पलेट को उठाकर उसकी कमी पेशी को दूर कर कर क्या यूसीसी लाया जा रहा है क्या? इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बिल है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल, वो आएगा। एक्ट तो बाद में बनेगा, अभी तो बिल आएगा। उसके बाद जी। मुस्लिम वक्फ रिपील बिल, और उससे महत्वपूर्ण इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। भारत में रहने वाले इलीगल लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि अब मोदी को बार बार कंधे से पीछे नहीं देखना पड़ेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं तो कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसीलिए अब 16 महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, 62 टोटल हैं, और नए भी आ सकते हैं। संसद के दौरान, सत्र के दौरान भी सरकार ला सकती है। तो और अमित शाह ने कह दिया है, जेपीसी अपनी सब दे चुकी है वक्फ के ऊपर। अमित शाह कह रहे हैं, कहा तो कह रहे हैं, उन्होंने पिछली बार भी था, लेकिन जेपीसी को भेज दिया कि इस बार वक्फ बिल जरूर पास कराया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये 2 साल महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 ही साल है। 4 साल के वो राष्ट्रपति है, लेकिन वो काम 2 ही साल के लिए कर सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले। तो अमेरिका का या डीप स्टेट का साथ मिलता रहे, भारत में ऐसे बड़े रिवोल्यूशनरी कदम उठाने का प्रयास मोदी करेंगे, तो वक्फ इस बार पास कराना, और हो सकता है यूसीसी इंट्रोड्यूस करके उसे जेपीसी को भेज दिया जाए, जैसे वक्फ को भेजा, और अगले सेशन में उसे भी पास करा दिया जाए। और पता कुछ नहीं थी, 370 की तरह इसी सत्र में करा दिया जाए। मोदी मशहूर है अनएक्सपेक्टेड करने के लिए। और एक और बात जो मार्केट में फैल रही है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि इनकम टैक्स में बड़ी छूट 15 लाख तक बोल रहे हैं लोग, दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कंजम्पशन डाउन हो रहा है, अगर आपको कंजम्पशन बढ़ाना है मार्केट में, आपको पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, और वो मिडिल क्लास के हाथों से निकालना पड़ेगा, और वो तभी निकलेगा जब आप टैक्स का बोझ कम करेंगे। तो आपको ये सत्र बड़ा दिखाई दे सकता है, कुछ बहुत बड़ा इस सत्र से आएगा। और दिल्ली चुनाव में अगर आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डालना है, लोग कह रहे हैं यूसीसी लाएंगे दिल्ली चुनाव के लिए, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5 को चुनाव है और समय है नहीं बीच में। हो सकता है कि जो कल बजट में बातें बोली जाए कुछ ऐसी हो जो मिडिल क्लास को बहुत हद तक फेवर करे, उसका फर्क आपको दिल्ली चुनाव में दिखे। बाकी कई बार से बात होती है कि अब ये होगा, अब ये होगा, होता कुछ और ही है। मोदी सरकार अनएक्सपेक्टेड करने के लिए है, लेकिन 1 तारीख को क्या इनकम टैक्स पे कुछ बड़ी बात आ सकती है, ये देखना होगा। जी मनविंदर जी। आप ठीक कह रहे हैं, मोदी जी हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आती हूँ, ये जो विदेशी चिंगारी इसका ज़िक्र किया है, ये उन्होंने किनको फ़ोकस करके कहा है? कोई तो टारगेटेड होगा ना? पूरा किसी को तो इकोसिस्टम है। सुनाया गया। देखो पूरा अच्छा। इकोसिस्टम है। कठपुतली होती है, उसे चलाने वाला ऊपर होता है, तार होता है, फिर कठपुतली होती है, और देखने वाला मजमा होता है। जब तक ये चारों चीज ना हो, वो शो नहीं चल सकता। वो चलाने वाले बाहर बैठे थे। ये एनजीओ और ये सब जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एनजीओ है, आपके न्यूज चैनल्स हैं, और ये सब है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, ये वो धागा है जो यहां उनके लिए एक्ट कर रहे थे नेता या ग्राउंड वर्कर्स, उन्हें कनेक्ट करता है, और देखने वाली जनता है। अब क्योंकि वो चलाने वाले खत्म हो गए और डोरियां काटी जा रही हैं, एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, कहीं कोई सिंडिकेट पकड़ा जा रहा है, फर्जी आधार कार्ड पहचान पत्र बनाने वाला, कहीं कोई अभी एक पकड़ा गया, मुझे एक बहुत बड़ा कोई आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, उसका मास्टरमाइंड, उसे चलाने वाला हैदराबाद में रह रहा था और दुकान चला रहा था, रेस्टोरेंट चला रहा था, वो पकड़ा गया। तो ऐसे जो लोग हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर हैं, ऑफ ग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है। तो जो ये सिस्टम तोड़ा जा रहा है, और अब उन्हें लगा यार इतना खर्चा कर लिया, इतना सारा हमने मिट्टी फेंक दी, चिपक ही नहीं रहा। शायद हो सकता है कि थोड़ा इस बार सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, अपनी जो एनर्जी खत्म हो गई है उसे इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो। और एक और चीज, टायर्ड लेडी से याद आया, टायर्ड कौन नहीं होता, वो प्रधानमंत्री नहीं, मोदी नहीं होते। अभी वर्तमान में सही। दिल्ली में रैली कर रहे हैं, जी। संसद में गए, पूरा दिन वहां लगाया, रैली करी, अपने सारे काम करेंगे।
तो कौन टायर्ड है, कौन रिटायर्ड है, कौन एक्टिव है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है और उसी हिसाब से अपना मत दे। जी। शिवम भाई, ये जो आज इन्होंने तमाशा किया है, 2 छोटे-छोटे जो है फुस बम चला करके, इनका कुछ देखते हैं आप इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव कौन पर? से बम? कौन से बम? बेचारी, थकी हुई, वो फुसबम अपने देखिए। ऊपर मारे हैं, वो अपने ऊपर मारे हैं। आप मतलब मुझे लग रहा है कि अब जनता इन्हें ना सीरियसली भी लेना बंद कर देगी। कर दिया है, वो तो चुनाव में दिख रहा है, जनता नहीं ले रही सीरियसली। ये सब ठीक है, बयानबाजी है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, अपना एलिटिज्म है, उसे प्रोजेक्ट कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए कितना पानी में है ना राहुल गांधी, कितना पानी में है कांग्रेस, ये पता लगेगा जब संसद सत्र में आपकी बोलने की बारी आएगी, जब अभिभाषण पे आप बोलेंगे और प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे। जी। लोकसभा में बोलेंगे और राज्यसभा में बोलेंगे, तब पता लगेगा, तब आपका कौशल दिखाई देगा। और राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट है, भैया इतना बेहतर बोलना, तुम बोरिंग ना दिखने लगो। निकाल के लाएँगे वो कोई मतलब कहानी, चक्रव्यूह या तपस्या, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब ये जो राहुल विदेशी जी, चिंगारी का जो मिसाइल छोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, इसका कुछ इम्पैक्ट देखेंगे चुनाव में? क्योंकि ये चर्चा बहुत हो रही है इसकी भी। विदेशी चिंगारी पे प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कोई नहीं आई है और प्रधानमंत्री ने मजे भी लिए हैं उसके। हाँ, हाँ, मैं इसलिए तो कह रही हूँ, मज़े भी लिए वो उन्होंने, मज़ा वो लेने मजे के लिए लिए तो हैं। उन्होंने कहा है, मज़े हाँ, लेने के लिए मजे ही तो लेने के कहा लिए था। कहा है। हाँ, लेकिन उनका मज़ा लेने का जो अंदाज़ होता है, वो ये होता है कि कइयों को वो बेमज़ा भी कर देता है, तो वो बेमज़ा लोग जो हैं, वो परेशान हो रहे होंगे ना? तभी तो वो टायर्ड हो रहे हैं और बोरिंग हो जी। गए हैं। जी, जी। प्रधानमंत्री ने जो बोला, वो हुँ, प्रधानमंत्री ने बोला, ठीक है? और इन्हें वहां बैठना पड़ा, इसलिए बाहर आकर वो फ्रस्ट्रेशन निकली जी। कि यार ये तो मजे लेके चला गया, इसलिए उन्हें बोरिंग लग रहा था, क्योंकि वो पर्सनल बिल्कुल। अटैक था उनके ऊपर। जी। जी। ये ज़रा स्क्रीन पे देख लीजिए। 8 तारीख को बताएंगे। मैं ये कह सकता हूं, बीजेपी की स्थिति बेहतर है। बाकी क्या रहेगा, क्योंकि किस तरीके से वोटिंग चल रही है, किस तरीके से छोटे छोटे क्लस्टर्स में क्या माहौल किस तरीके से बन रहा है। अभी तो कहा जा रहा है कि 1 तारीख से लेके और 3 तारीख तक जितने भी बीजेपी के एमपीज हैं उन्हें उतारा गया है और हर मंडल स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर उन्हें कहा गया है कि जाओ और पूरा पूरा दिन आपको वहां पे लगना है। बीजेपी के सभी एमपीज को वहां उतार दिया गया है। जी। जी। अब ये तो मैं नहीं बता सकता किस भाषा में करते होंगे। जिस भी भाषा में करते होंगे, भारतीय भाषा का मुझे अनुमान है कि शायद नहीं हो। जी। जी। तो हमने टच नहीं किया आज दिल्ली के चुनाव के जो ज़्यादा शोर मचाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया है पर्सनली जाकर के। तो दर्शक उसको भी जानना चाह रहे होंगे। जी, उसपे मुझे जी। लग रहा है कि एक अलग शो, एक अलग चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना जी। विस्तृत मुद्दा है, इतनी विस्तृत उस पे बात होगी, इतना कुछ है कहने के लिए, कि मुझे लग रहा है कि समय कम पड़ जाएगा। उसके ऊपर अलग जी, शो जी। बनना चाहिए। जी। तो शिवम जी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और रियली आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कि शिवम जी ने और हमने जो चर्चा की है, आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपना बहुत ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।